हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप सब? गुड। अच्छी चल रही है बच्चों पढ़ाई? यस यस, वेरी गुड बेटा। चलिए, तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बेटा। न्यूटन के 3 नियम थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। थोड़ा बहुत डिस्कशन हम प्रीवियस क्लासेज में कर चुके हैं कि न्यूटन के तीनों नियम थे। थोड़ा बहुत जानकारी हम ऑलरेडी ले चुके हैं इनके बारे में। चलिए, क्या आप में से कोई बच्चा बताएगा कि न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या कहता है? कोई अगर प्रीवियस मेमोरी है आपके पास इससे रिलेटेड, ऑल्दो 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, क्लास 9th में पढ़ी होगी आपने ये। तो न्यूटन के कोई सा भी लो बोलता था, बता दीजिए। जरूरी नहीं है फर्स्ट ही हो, सेकंड या थर्ड। है किसी को कोई नॉलेज? कोई भी बच्चा? वैभवी, आप बता पाएंगे बेटा? Sir, can you जरा, please repeat your question? my question is कि out of 3 laws given by Newton which we have studied in class 9th, can you detect any one of the law? क्या आपको कोई सा एक लो याद है, मेमोराइज है, बता सकते हैं? रफली बता दीजिए, कोई Yes. इश्यू नहीं है, बताइएगा बेटा प्लीज। So, third law of motion says that every action has an opposite and equal reaction. वेरी गुड, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है बेटा। और The ये second कौन सा? law, यस, सेकंड लो। the second momentum लो ऑफ बताता है. इनर्शिया, जो फर्स्ट वाला होता है वो हमारा लो ऑफ इनर्शिया होता है। ये भी अच्छा। सेकंड लो मोमेंटम के बारे में बताता है ना महक? Yes, sir. चलिए, तो ये कुछ आइडिया आपको थोड़ा बहुत इस बारे में है। तो पूरी कहानी शुरू होती है। देखा बेटा, जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि साइंस में रेगुलर रिसर्च वगैरह होती रहती है। कोई रिसर्च होती है, उसका रीवेरिफिकेशन होता है या उसका फॉलिफिकेशन भी होता है। उस थ्योरी को या तो वेरीफाई की रीवेरीफाई किया जाता है, उसको फॉल्स किया जाता है, फॉलिफिकेशन हो जाता है। तो टाइम टू टाइम बहुत सी थ्योरीज हमें मिली और उनको टाइम टू टाइम करेक्ट किया गया या उनको कैंसिल किया गया, मतलब उनका फॉलिफिकेशन किया गया, उनको बिल्कुल गलत ठहराया गया। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मोशन के बारे में, तो एरिस्टोटल फालिसी पढ़ाई जाती है हमें। क्या है ये, क्या होता है ये? देखिएगा बेटा, द चैप्टर इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो अगर हम बात करें एरिस्टोटल्स के बारे में, तो इन्होंने क्या कहा था? तो बच्चों, इनका मानना था एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। इनका मानना था एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, बच्चों यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ अ बॉडी ट्रेवल with constant speed in a fixed direction, then its motion is said to be uniform motion. Yes or no? यस मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये बोल रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग मानना था कि जो कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें रिक्वायर्ड होता है किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए। एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म
मोशन। बच्चों आपको क्या लगता है कि कोई बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, अगर उसे कांस्टेंट स्पीड से मूव कराते हमें रखना है तो क्या एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत रहेगी बच्चों? क्या नेट फोर्स उसमें होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? No, sir. नो। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट शुड बी जीरो। ओके बेटा, चलिए। तो ये इसको फॉल्स किसने प्रूव किया? इसको फॉल्स प्रूव किया गैलीलियो गैलीली ने। उन्होंने क्या किया गैलीलियो गैलीली ने? गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए बेटा, इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट जिन्हें हम कहते हैं। तो गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने इंक्लाइंड प्लेन पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया कुछ इस तरीके से। मान लीजिए मैं एक स्मूथ सरफेस रखता हूं बेटा, यहाँ पे ये एक स्मूथ सरफेस है। जैसे मान लीजिए एक बाउल ले लिया है मैंने, चलिए। तो मान लीजिए ये बिल्कुल एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है बेटा। क्या है ये? एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे यहां से मैंने एक बॉडी को छोड़ दिया, यहां से छोड़ दिया इस बॉडी को। तो अगर ये बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है तो क्या ये बॉडी बिल्कुल यहां तक आएगी? Yes, sir. Yes, sir. ये बॉडी Yes. अगर मैं फ्रिक्शनलेस है तो बिल्कुल यहाँ पे आएगी। यहाँ से छोड़ा तो सेम हाइट तक ये आने की कोशिश करेगी। हम कह सकते हैं इट विल ट्राई टू कम टिल सेम हाइट। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब इसको मैं किसी इंक्लाइंड प्लेन पे कर लेता हूँ। चलिए, इसको मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन पे कर लिया, इस सेम एक्सपेरिमेंट को, कि ये मैंने एक वो ले लिया और रिवर्स में यहाँ पे कुछ इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ सी सरफेसेस है ये। अगेन इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने इस बॉल को किसी एच हाइट से छोड़ा, तो क्या ये इधर भी एच हाइट तक आएगी? इनिशियली मान Yes. लीजिए ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, तो क्या करेगी ये? सेम एच हाइट तक आने की कोशिश करेगी। ठीक है ना बच्चों? यस। मान लीजिए मैं इंक्लिनेशन को चेंज कर दूं, अब मैंने इंक्लिनेशन कम कर दिया, तो सेम हाइट आने के लिए क्या ये अब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? पहले यहाँ पे सेम हाइट आने के लिए यहाँ से यहाँ चल रही थी, अब सेम हाइट आने के लिए यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगी बच्चों। तो क्या लगता है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ इंक्लाइन का इंक्लिनेशन मैंने चेंज कर दिया, ये थीटा 1 ये थीटा 2, तो भी ये सेम हाइट तक आने की कोशिश करेगी, भले इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़े। यस और नो? यस। Yes, sir. अगर मैं ये जो सेकंड इंक्लाइन है इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दूं, इस सेकंड इंक्लाइन को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दूं, तो ये क्या कंटिन्यू मूव करती रहेगी? यस और नो? ये यहाँ से कंटिन्यू मूव Yes. करती रहेगी बेटा। ठीक है जी। इसका मतलब क्या आ गया? अगर ये यहाँ पे कंटिन्यू मूव करती रही है तो इसका मतलब कब तक मूव करेगी? जब तक इसको ये जिस हाइट से हमने रिलीज किया है उस हाइट तक नहीं पहुंच जाए तब तक ये कंटिन्यू मूव करती रहेगी। और इस स्थिति में, इस कंडीशन में अगर हम चेक करें तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। ये भले ही अगर ये बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ है तो इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। और यहाँ पे क्या है, ये ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना इसकी स्पीड चेंज हो रही है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा और ये कंटिन्यू मूव होती रहेगी। तो यहाँ से गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से क्या हम इस एक्सपेरिमेंट को, या जो ये एरिस्टोटल की जो स्टेटमेंट थी एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, इसको फॉल्स कर सकते हैं बच्चों? Yes, sir. Yes. यस। इसको हम यहाँ से इंक्लाइंड प्लेन मेथड से फॉल्स कर सकते हैं। चलिए इसको और एक और तरीका देखिए, कि मान लीजिए किसी बॉडी को मैं एक
हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे रोल करवाता हूँ, उस पे मैंने पुश कर दिया, वो वहां पे घूम रही है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो क्या करती है, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है। यस और नो? Yes, Yes, जैसे sir. आप बॉल है, बॉल ग्राउंड पे रखी है, उसको किक करते हैं तो कुछ दूरी चलती है और फिर वापस से रुक जाती है, उसको कौन रोकता है बच्चों? Force of friction. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, वो फ्रिक्शनल फोर्स उसके मोशन को अपोज कर देती है, रोक देती है। तो कहीं ना कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लग गया, उस एक्सटर्नल फोर्स ने क्या कर दिया, उसके मोशन को रोक दिया है। अगर मुझे उसे उसी कांस्टेंट स्पीड से मूव कराना था, अगर मैं चाहता हूं कि वो बॉल उसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहे, जैसे मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और यहाँ पे इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, मैं चाहता हूं कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहे, तो इसके लिए मुझे इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक बाहर का फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर मैं कहूं कि ये एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, ये जो एफ एक्सटर्नल है बच्चों, जो एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाइड किया, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो गया, तो क्या इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाना है? yes, sir. और वही क्या है, Yes, Yes, sir. sir. नेट Yes, sir. नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पे जीरो हो जाएगा, और नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा तो ये कांस्टेंट स्पीड से या यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती रहेगी। ठीक है बेटा? Yes, sir. यस। Yes, sir. तो पहले एरिस्टोटल की एक हमने स्टेटमेंट पढ़ी, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, उसको हमने गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से फॉल्स प्रूव किया। अब जो गैलीलियो ने ये रिजल्ट थे इंक्लाइंड प्लेन का, इनको यूज किया, उसके अलावा एक और रिजल्ट यूज किया। मान लीजिए किसी इंक्लाइंड प्लेन से बच्चों, किसी इंक्लाइंड प्लेन से किसी इंक्लाइंड प्लेन की हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को मैं रिलीज करता हूं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे मान लीजिए कि ये इंक्लाइंड प्लेन, और यहां से किसी बॉडी को मैं रिलीज करता हूं, छोड़ देता हूं, तो क्या होगा, ये स्पीड अप होती है। यस और नो? Yes. Yes, sir. ये यहां से अगर मैंने u स्पीड से छोड़ा तो यहाँ पे v स्पीड मिलेगी, और जो v स्पीड होगी बॉटम पे, वो इनिशियली u स्पीड से ज्यादा होती है। ठीक है जी? तो कहीं ना कहीं इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, और ये जो स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, ये कौन कर रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे कि वो कौन सा फोर्स है जो इसको स्पीड अप कर रहा है। या फिर हम बात करें कि मान लीजिए इस इंक्लाइंड प्लेन से अब एक बॉडी को मैंने बॉटम से u स्पीड से थ्रो किया, और यहाँ पे टॉप पे आते हैं इसकी स्पीड v हो जाएगी, तो बच्चों कौन सा बड़ा होगा, u बड़ा होगा या v बड़ा होगा? यहाँ पे You. You. u बड़ा होगा। You. जैसे ही अब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी स्पीड डिक्रीज होती है, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कोई ना कोई फैक्टर है, या कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, जो इनकी स्पीड्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है बच्चों। क्लियर है बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes. यस। अब बच्चों इन्हीं रिजल्ट को यूज किया गया न्यूटन के द्वारा। सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने इन्हीं बेसिक रिजल्ट्स को यूज करते हुए तीन रूल्स दिए, तीन लॉ दिए, जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए स्टेटमेंट हम इसका लिख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है, क्या कहना चाहता है ये। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी बॉडी continue in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled by some external force act on it। ठीक है बेटा, क्या बोल रहा है ये, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे रखी है
तो वो रेस्ट कंडीशन पे ही रहेगी। कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में रहेगी, रेस्ट पे तो रेस्ट में, यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट पे तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, अनलेस इट इज एक्टेड बाय सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है बेटा? Yes. Yes. Yes, sir. यस। चलिए स्टेटमेंट हम नोट डाउन कर लेते हैं। एवरीबॉडी कंटिन्यू to be in state of rest, to be in state of rest or of uniform motion। कौन कौन सी स्टेट? या तो रेस्ट की या फिर यूनिफॉर्म मोशन की। स्ट्रेट लाइन unless compelled by some external force, some चलिए ठीक है बेटा, वापस से रीरीड करते हैं। एवरीबॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। चलिए बेटा, जैसे हम मान ले कि कोई भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड मूव कर रहा है, कोई भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड मूव कर रहा है, तो सन के अराउंड मूव कर रहा होगा तो कंटिन्यू अगर उसके वो यूनिफॉर्म मोशन में तो नहीं है। यस और नो? क्या मानना है आपका बेटा? जब प्लेनेट सन के अराउंड मूव करता है तो क्या वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है? No, sir. नहीं, वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होता, वो एक तरीके से वो सर्कुलर पाथ पे मूव कराता है, मूव करता है। और जब प्लेनेट सन के अराउंड सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो कहीं ना कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे लग रहा है, और वो एक्सटर्नल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा होगा? डेफिनेटली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसे रिक्वायर्ड फोर्स प्रोवाइड कराएगा, क्यों? उसको रोटेट कर सके। ठीक है बेटा? यहाँ पे उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कोई भी चीज है स्पेस में, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकती है तो वहां पे जरूर उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा। कोई चीज स्पेस में किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ तो वहां पे कंटिन्यू मूव कर सकती है। अदरवाइज जैसे अर्थ पे बात करें तो अर्थ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा कहीं ना कहीं, तो वो उसको रोकने की कोशिश कर सकती है बेटा, है ना? Yes, sir. यस। तो ये तो था हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं बच्चों। इसे हम क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है वो बात कर लेते हैं। इनर्शिया बच्चों, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट। एक प्रॉपर्टी होगी, एक इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी होगी बॉडी की, जिसकी वजह से ये अपने स्टेट को चेंज करने से अपोज करेगी। किस किस टाइप की स्टेट बच्चों? स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन। तो अपनी स्टेट को ये चेंज होने से अपोज करेगी, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है जी? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, Yes. Yes, sir. very good. The property of body
due to which property of body due to which it opposes any change in its state, any change in its state। चलिए यहां पे अगर बात करें, जो इनर्शिया होता है बेटा वो डिपेंड करता है बॉडी के मास पे। ठीक है जी, किस पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ बॉडी। सो वी कैन राइट मास ऑफ बॉडी is measure of inertia of a body. Mass of body is measure of inertia of body। जो इनर्शिया होता है बच्चों, इनर्शिया बेसिकली मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनर्शिया inertia of a body is directly proportional to mass of a body। इसका मतलब क्या हो गया? जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसके लिए मास कम होगा उसके लिए इनर्शिया भी कम कम होगा। ठीक है ना? इसीलिए Sir, हमने, हाँ बोलिए बेटा। so please explain once again inertia. इनर्शिया बेटा क्या होता है? प्रॉपर्टी होगी बॉडी की, किसी भी बॉडी की जिसके पास मास है। किस टाइप की बॉडी की? वो बॉडी जिसके पास मास होता है, उस बॉडी की एक इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी हो गई। ये अपनी जो स्टेट ऑफ रेस्ट होगी या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन होगी, इन स्टेट को चेंज होने से अपोज करता है। ये अपनी इस स्टेट को चेंज होने से अपोज करेगा। जैसे मान लीजिए ग्राउंड पे कोई पत्थर रखा हुआ है, ग्राउंड पे कोई पत्थर रखा हुआ है, तो वो पत्थर रखा ही रहेगा जब तक कि कोई आके उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। हाँ या ना? Yes, sir. है ना? जब तक कि कोई उस पे एक्सटर्नल फोर्स आके ना लगा दे। अच्छा, उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जो फोर्स हमें लगाना है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो पत्थर कितना बड़ा है। बड़ा पत्थर होगा तो ज्यादा बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। या फिर हम फोर्स की बात ना करें कि ज्यादा बड़ा पत्थर है तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा टू चेंज इट स्टेट। यस और नो? Yes, sir. कोई छोटा पत्थर है जिसका मास कम है, वो इजीली अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। कोई बड़ा पत्थर है तो वो डिफिकल्टली अपनी स्टेट चेंज करने देगा हमें। तो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है वो? इनर्शिया। इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है बच्चों, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो वी हैव बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। We have three types of inertia. The first one is inertia of rest. Inertia of rest. Second one is inertia of motion. And third one is inertia of direction. ठीक है, तो तीन टाइप की इनर्शिया हो जाएगी बच्चों। कौन कौन सी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीन टाइप की इनर्शिया हो जाएगी। अगर हम डिफाइन करें इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, इट इज इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? रेस्ट की स्टेट को ऑटोमेटिक खुद से चेंज करने को अपोज की कंडीशन हो जाएगी। इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। चलिए इनर्शिया ऑफ मोशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या आ जाएगी? इट इज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। यस और नो बच्चों, क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, चलिए sir. वन बाय वन हम इन्हें डिफाइन कर देते हैं और उनके कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट
इट इज Excuse- इनएबिलिटी। हाँ बोलिए बेटा। सर हम इनर्शिया को इनएबिलिटी कंसिडर क्यों करते हैं? बेटा इस तरीके हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि खुद ब खुद चेंज नहीं कर पाना। जैसे मैं चाहता हूं मैं रेस्ट पे हूं और या चलिए मैं तो खुद चल सकता हूं, एक कोई भी पत्थर है या कोई भी स्टोन है, वो क्या खुद चाह के अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है? नो सर। नो, वो खुद चाह के नहीं कर सकता। तो ये उसकी क्या हो गई? इनएबिलिटी तो हो गई। एबिलिटी तो बोलेंगे नहीं कि एबिलिटी जिसकी वजह से खुद नहीं कर पाता। एक्चुअली मीनिंग उसको उस सेंस में ले लो कि इनएबिलिटी है कि ये खुद चाह के नहीं कर सकता। ठीक है बेटा? यस सर। यस। So inertia of rest is inability of a body to change its state of rest. Its state of rest by itself. ये हो जाएगा हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट बच्चों। चलिए इसका कॉमन एग्जांपल देखें तो जैसे मान लीजिए आप एक बस में खड़े हुए हैं, ठीक है, इनिशियली बस रेस्ट पे है और आप उस बस के अंदर खड़े हुए हैं, सडनली बस स्टार्ट हो जाती है तो आप क्या फील करते हैं? एक जर्क फील करते हैं। यस सर। इधर की तरफ करते हैं, पीछे की तरफ एक जर्क फील करते हैं। अब उसका क्या रीजन है बेटा पीछे की तरफ जर्क फील करने का? कि जब सडनली बस स्टार्ट होती है, हम बस के अंदर खड़े होते हैं, तो जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, जैसे हमारा पैर हो गया, वो तो बस के कांटेक्ट में है बेटा। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी जो मेरे पैर वगैरह हो गए वो तो बस के कांटेक्ट में है। तो जैसे ही बस आगे मूव करेगी तो वो बस के साथ आगे मूव कर जाएंगे। पर जो हमारा अपर पार्ट है बेटा, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, वो वहीं के वहीं रहने की कोशिश करेगा। तो हमारे एक तरीके से पैरों तले बस आगे खिसक गई और बॉडी पीछे रह गई, और इसीलिए हमें बैकवर्ड जर्क फील होता है। ओके बेटा, समझ में आई बात? Yes, sir. यस। यस। चलिए तो इन एग्जांपल्स को हम लिख देते हैं या फिर बस एक्सप्लेन करके छोड़ दूं? ऑल्दो हमारी बुक्स में एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप कहो तो मैं नोट करवा दूं? No, sir, no need. नो नीड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका और क्या होगा, जैसे हॉर्स वगैरह पे, हॉर्स राइडिंग की है आप लोगों ने, तो वहां पे भी जर्क एक्सपीरियंस होता है कि जैसे मान लीजिए सडनली जब हॉर्स एकदम से चलना चालू कर देता है तो हमारी जो बॉडी है वो पीछे की तरफ जर्क एक्सपीरियंस कर देगी, हम पीछे की तरफ गिरने की फील करते हैं गिरता हुआ, है ना बच्चों? यस सर। यस, वेरी गुड। उसके अलावा छोटी क्लासों में आपने एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा या आपने खुद ने परफॉर्म भी किया होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक ग्लास ले लेता हूं और ग्लास के ऊपर मैंने एक कार्डबोर्ड रख दिया, कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रख दिया। ग्लास ले लिया, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रख दिया और कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रख दिया। अब जैसे ही मैं सडनली उस कार्डबोर्ड को फ्लिक करता हूं, कार्डबोर्ड को फ्लिक करूंगा तो क्या होगा? वो सिक्का नीचे की तरफ गिर जाता है बेटा, कॉइन में, ग्लास में, सर। है ना? Yes, जो sir. सिक्का होता है वो कॉइन में गिर जाता, ग्लास में गिर जाता है सिक्का, रादर देन कि उस कार्ड के साथ ही वो मूव करे, है ना? अब उसका क्या रीजन है? जैसे ही हमने क्या किया, उस कार्ड को सडनली फ्लिक किया तो वो सिक्का जो रखा हुआ था कार्ड के ऊपर वो रेस्ट में था, वो सिक्का रेस्ट कंडीशन में था, तो वो उसके साथ मूव नहीं कर पाया। जैसे उसके नीचे से वो बेस हट गया, वो नीचे गिर गया। ठीक है बेटा? तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यस और नो? Yes. यस सर। यस। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ इनर्शिया इज इनर्शिया ऑफ मोशन। और जो हमने एग्जांपल्स अभी बात किए थे,
इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। सेम एग्जांपल हम अपोजिट वे में इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए भी यूज ले लेंगे। देखिएगा किस तरीके से। इनर्शिया ऑफ मोशन बच्चों डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सेम डेफिनेशन हो जाएगी। इट इज द इनेबिलिटी of a body to change its state of motion, inability of a body to change its states of uniform motion, by itself। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं वापस से। सेम बस वाला एग्जाम्पल। अब क्या कर रहा है बच्चों? आप मूविंग बस में है, बस ऑलरेडी मूव कर रही है, और बस जैसे जैसे मूव करेगी वैसे वैसे उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी भी मूव कर रही है ना? Yes, sir. यस Yes, जैसे sir. जैसे बस मूव कर रही है वैसे वैसे आपकी बॉडी भी मूव कर रही है। अब सडनली बस ने लगा दिया ब्रेक। सडनली बस का ब्रेक लग गया तो क्या होगा? आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो कंटिन्यू स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। तो वो तो क्या करेगा? कंटिन्यू आगे चल रहा था तो आगे ही चलने की कोशिश करेगा। बट अब आपका जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, फिट, जो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो क्या आ जाएंगे? रेस्ट पे आ जाएंगे। तो आपकी बॉडी क्या होगी? आगे की तरफ थ्रो होगी। आपकी बॉडी आगे की तरफ थ्रो हो जाएगी, आगे की तरफ आप जर्क एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है बेटा? और इसे क्या कहते हैं हम? यही आपका इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा। सेम काइंड अगर बात करें कि मान लीजिए कभी कभार कोई पैसेंजर होता है वो गलती कर देता है कि चलती बस में से कूदने की कोशिश करता है, चलती बस में से उतरने की कोशिश करता है। तो क्या होगा? देखो बस चल रही है, बस के साथ आपकी बॉडी भी चल रही है, पर जैसे ही आप ग्राउंड पे आएंगे, ग्राउंड पे आते ही आपके फीट्स क्या करेंगे? रेस्ट पे आ जाएंगे, पर आपकी बॉडी कंटिन्यू मोशन में है। मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन है उसके पास, तो उसकी वजह से वो क्या करेगी? आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगी, उसकी वजह से वो आगे की तरफ गिर जाता है। हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. यस। Yes. तो Yes. ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। Excuse इन me, sir. हाँ बोलिए बेटा। सर बस के ऊपर भी उतना ही फोर्स लगता है आगे की तरफ जब वो स्टॉप होती है। बस के ऊपर? बस के ऊपर नहीं लगता बेटा। Yes, नहीं, हम जो हमारी बात सर बट हम हाँ बोलिए, ना, दोबारा से बोलिए बेटा एक बार आपका प्रश्न। तो हमारी और बस तो बस के ऊपर भी इनर्शिया लगना चाहिए। देखो बेटा क्या होता है कि बस को जो रोक रहा है, बस को एक पूरे प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ रोका जाता है कि बस में ब्रेकिंग का सिस्टम होता है, तो ब्रेकिंग उसे रोक रही है। ठीक है? अब हम बस के अंदर बैठे हुए हैं, हमें तो या तो हम सीट बेल्ट टाई करें, तब तो ये चीज अवॉइड कर सकते हैं। तो सीट बेल्ट जो हमने लगा रखी है, जैसे कार वगैरह में हम लगाते हैं, तो जैसे ही सडनली ब्रेक लग जाते हैं तो सीट बेल्ट हमें रोक लेती है। तो वहां पे तो एक तरीके से सीट बेल्ट ब्रेकिंग मैकेनिज्म का काम कर रही है, जो कि ब्रेक्स बस के लिए कर रहे हैं। पर बस के केस में क्या होता है, जहां पर हमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, हमारे पर डायरेक्ट कोई ब्रेक नहीं लग रहा। हाँ या ना? यस सर। तो इसलिए बस का केस हम नहीं लेंगे, केवल पैसेंजर का केस ले लेंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। चलिए इसके बाद Yes, अभी sir. हम और भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए, चलिए एक बस में एक ट्रेन में आप बैठे हैं, ट्रेन में आप बैठे हैं और ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। और उस केस में अगर आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो क्या लगता है? किसी एक्सेलरेटेड ट्रेन में
बॉल को आप ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो क्या वो बॉल वापस आपके पास आएगी, या आगे की तरफ हो जाएगी, गिर जाएगी, या आपसे पीछे की तरफ गिरेगी? व्हाट डू यू थिंक? चलिए दोबारा से Sir, केस में समझ। हाँ बोलिए बेटा। sir, backwards. बैकवर्ड गिरेगी, वेरी गुड बेटा। अब आप इसका रीजन दे सकते हैं? सर वो वहां पे बॉल वहां पे थी, तो जब वो ऊपर की तरफ गई तो वो तो वहीं गिरेगी, हमारी ट्रेन आगे मूव कर गई। वेरी गुड बेटा, सही बात है बिल्कुल। तो अगर हम बात करें कि ये एक अच्छी सी बस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉल को ऊपर थ्रो किया तो बॉल ऊपर जाके नीचे आएगी। उस ड्यूरेशन में अगर ये एक्सेलरेट हो रही है तो ये आगे की तरफ निकल जाएगी, बट बॉल वहीं के वहीं रहेगी। और जो पैसेंजर है या हम है वो आगे की तरफ चल जाएंगे और बॉल वहीं रह जाएगी, तो बॉल हमारे बैकवर्ड पीछे की तरफ गिरेगी। बट अगर हम बात करें सेम कंडीशन के लिए, बस या ट्रेन एक्सीलरेशन के बजाय रिटार्ड कर रही है, ट्रेन रिटार्ड कर रही है, अब हम बॉल को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो अब बॉल कहाँ गिरेगी बच्चों? In front direction. इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, अब क्या होगा जब हमने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, बॉल तो ऊपर गई नीचे आई, बट बस जिस एक्सीलरेशन से जानी चाहिए थी उतनी दूरी नहीं जा पाएगी, वो थोड़ी सी रिटार्ड हो रही है, तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, बट बॉल वहां तक पहुंच गई और बॉल हमारे आगे ड्रॉप हो जाएगी। और सब कुछ खत्म हो जाता है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो ना एक्सेलरेट हो रहा है ना रिटार्ड हो रहा है। हम जहां पे फेंकेंगे, जिस स्पीड से हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो उसी स्पीड से बॉल भी आगे ही चलेगी और वापस वो बॉल थ्रोवर के पास आ जाएगी। किस केस में? जब व्हीकल जो है ट्रेन या बस वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो। ठीक है बच्चों? Yes, sir. यस। चलिए, तो थर्ड हम पढ़ रहे थे बच्चों, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सर ये आगे की तरफ गिरने वाला केस समझ में नहीं आया। बेटा जब बात करते हैं हम कि ट्रेन रिटार्ड हो रही है, जब ट्रेन रिटार्ड हो रही है तो उस केस में क्या होगा कि जो थ्रोवर है वो जितना आगे जाना चाहिए था, रिटार्ड हो रही तो उस स्पीड से आगे रिटार्ड होगा नहीं, उतना वो आगे चलेगा नहीं, जबकि जो बॉल हमने ऊपर की तरफ फेंकी वो आगे चल जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस वजह से बॉल तो आगे चल गई, पर जो थ्रोवर है वो पीछे ही रह गया। समझे बात? बॉल तो आगे चली यस। गई, पर जो थ्रोवर है वो रिटार्डेशन की वजह से पीछे ही रह गया, इसलिए बॉल थ्रोवर के आगे गिर जाएगी बेटा। ठीक है ना? यस सर। ठीक है बेटा। चलिए, द नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और क्या हो जाएगा बच्चों इसके लिए डेफिनेशन? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज its direction by itself। तो ये हमारी तीन टाइप की इनर्शिया होगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए इसके लिए एग्जांपल की बात करें तो जब कोई गाड़ी शार्प टर्न लेती है बेटा, कोई गाड़ी शार्प टर्न लेती है तो पर्सन सिटिंग इनसाइड फील्स अ फोर्स रेडियली आउटवर्ड। अगर गाड़ी लेफ्ट साइड में मूव कर रही है, लेफ्ट साइड में शार्प टर्न ले रही है, तो आप राइट साइड में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ये सुनो बच्चों, या पुल एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है ना? और यही क्या हो जाएगी, यही हमारी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाती है बेटा। ठीक है? यस सर। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जब किसी बाइक वगैरह को
जो मड में खड़ी हुई है उसको एक्सेलरेट कर दें, खड़ी बाइक को एक्सेलरेट करते हैं, तो उसके जो व्हील से मड रेडियली आउटवर्ड बाहर निकलता हुआ आता है। यस सर। यस। तो वहां पे क्या होता है बेसिकली कि इनिशियली जो मड था जो टायर पे चिपका हुआ था, व्हील पे चिपका हुआ था, वो उसके साथ रोटेट करता है, और जब वो नीचे का हुआ पॉइंट होता है वहां से उसका कांटेक्ट उससे छूट जाता है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। या किसी ग्राइंडिंग यस व्हील की बात करें, कोई ग्राइंडिंग व्हील होता है, ग्राइंडिंग स्टोन पे जब हम कोई भी नाइफ वगैरह को शार्प करते हैं, तो चिंगारी उससे निकलती है, और वो जो चिंगारी आती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आती है बेटा, वो भी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ही होता है, ठीक है ना। यस Yes, सर। sir. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्स के बारे में, ठीक है जी। फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो फोर्स क्या हो सकता है बच्चों? फोर्स इज एनी पुश और पुल which either change or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body, ठीक है जी। it is an act of push and pull which can change state of rest or state of motion of a body, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? यस सर। it is an, चलिए इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एनी पुश और पुल, एनी पुश और पुल So will we do which moment? either क्या बोले बेटा? सर हम मोमेंटम बाद में करेंगे। बेटा एक बार फोर्स के बारे में हम जान ले, फिर उसके बाद जस्ट मोमेंटम पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि सेकंड लॉ, न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है, उसको जानने से पहले हमें मोमेंटम के बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक है ना। यस सर। यस। तो एनी पुश और पुल विच इधर चेंज और टेंड्स टू चेंज which either change or tends to change the state, what kind of state बच्चों? किस किस तरह की स्टेट? रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यस। चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो चेंज करे या टेंड्स टू चेंज हो, स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अब अगर हम बात करें बच्चों इफेक्ट ऑफ फोर्स की, कि एक फोर्स क्या क्या कर सकता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, अ फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, क्या चेंज कर सकता है? इट कैन चेंज, सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। एक सेकंड बेटा रीशेयर कर देता हूं मैं। विजिबल है बच्चों अब? यस सर। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, ठीक है। स्पीड को चेंज कर सकता है, मतलब स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है, स्पीड को ये डिक्रीज भी कर सकता है। फोर्स कैन चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए बॉडी। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अदर इफेक्ट, इट कैन चेंज बोथ speed and direction. It can change
both speed and direction. क्या बच्चों फोर्स शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है? Yes, sir. Yes, it can change shape and size. Shape and size of object. तो ये सब कुछ एक फोर्स कर सकता है। देखो, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो उसको मूव पे लाया, बेसिकली उसकी स्पीड ही तो चेंज होगी। इनिशियली स्पीड 0 थी, उसको मूव करा दिया, किस कौन कर सकेगा? एक फोर्स ये कर सकता है। स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब एक फोर्स कर सकता है। अब अगर हम बात करें फोर्स के लिए कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो बच्चों फोर्स की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है फोर्स के लिए न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, कैपिटल एन, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होती है बच्चों? डाइन। डाइन। सीजीएस यूनिट इज डाइन, एंड 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, force is a vector quantity. Force is a vector quantity. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो रिलेशन क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन्स। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस। sir. चलिए फोर्स के बारे में हमने जान लिया बच्चों। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये क्वालिटेटिवली डिफाइन करता है फोर्स को। किस तरीके से करता है? क्वालिटेटिवली, कि एक फोर्स होता क्या है बेसिकली। ठीक है जी। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्वांटिटेटिवली फोर्स को डिफाइन नहीं करता कि किसी भी बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है। किसी भी बॉडी पे फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ बता देगा। रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही है और रेस्ट पे ही बनी रहेगी, तो इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू मूव कर रही है, तो इस पे कोई फोर्स मूव नहीं कर रहा। बट अगर ये रेस्ट से मोशन पे आ गई, या मोशन से रेस्ट पे आ गई, या इसने इसकी स्पीड को इंक्रीज कर लिया, या इसने स्पीड को डिक्रीज कर लिया, या डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देयर शुड बी एक्सटर्नल फोर्स। हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. यस। चलिए अब हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम एक क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जो है मोमेंटम। दैट इज मोमेंटम। बच्चों मोमेंटम क्या होता है बेसिकली? इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी। इट इज द amount of motion contained in a body। ठीक है, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इन ए बॉडी। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो मैथमेटिकली मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बच्चों मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं, एंड इट विल बी इक्वल टू mv। सिंस मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है बच्चों? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती है? डायरेक्शन होती है। और मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? मोमेंटम की डायरेक्शन वही डायरेक्शन हो जाएगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। क्लियर है बात?
Yes, sir. Yes, sir. चलिए यहाँ पे जैसे हम डिनोट करते हैं ना, वेक्टर p इज इक्वल्स टू m v वेक्टर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि p के ऊपर केप लगा हुआ है, v के ऊपर भी एरो लगा हुआ है, तो p की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, वही जो v की डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों। ठीक है जी, तो इट इज मास टाइम वेलोसिटी। यूनिट की बात करें बच्चों, तो इसके लिए जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट बता सकते हो कोई क्या होगी? केजी मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड। एंड द सीजीएस यूनिट फॉर मोमेंटम इट इज ग्राम। चलिए लेंथ के लिए क्या होती है बच्चों सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर। Meter. सेंटीमीटर, सो इट विल बी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला बता दीजिए मोमेंटम के लिए, फिर क्या हो जाएगा? So ml ML minus ML 1. is ml t minus 1। वेरी गुड। द डायमेंशनल फॉर्मूला ml t minus 1। चलिए, तो दिस इज मोमेंटम mass time velocity and it tells about how much amount of motion is contained in a body। ठीक है बच्चों, ओके। Yes, sir. चलिए Yes, कुछ sir. न्यूमेरिकल्स के थ्रू इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। अ ब्लॉक हैविंग मास 5 kg, अ ब्लॉक हमें दिया हुआ है जिसका मास 5 किलोग्राम है, एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल्स टू I प्लस 2j, and it is moving with velocity I plus 2j plus 5k, sorry, simply k, I plus 2j plus k meter per second. We need to calculate the magnitude of momentum. Calculate magnitude of momentum। चलिए देखिएगा बच्चों क्या होता है। अगर हम बात करें मोमेंटम की, मोमेंटम इज p इक्वल्स टू mv, और ये हो जाएगा m की वैल्यू हमें दे रखी है 5, v की वैल्यू दे रखी है I प्लस 2j प्लस k, जो हो जाएगा 5I के प्लस 10j के प्लस 5k के। यही हो जाएगा बच्चों मोमेंटम, 5I के प्लस 10j के प्लस 5k के। yes, चलिए अब अगर इस मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 25 plus 100 plus 25, and it is equals to 150 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, Yes. कर लीजिए नोट, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। हाँ बोलिए बेटा, डन, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। टू आइडेंटिकल बॉल A and B of same mass, identical ball of same mass means mass of A mass of B is equals to m, दोनों का सेम मास है। वेलोसिटी ऑफ A is 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बॉल A is 5 मीटर पर सेकेंड, velocity of ball B is given as 10 meter per second। We need to calculate the ratio of momentum of A and B। Calculate ratio of momentum of
of ball A and B. चलिए सोल्व करते हैं बच्चों इसे। क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम इज m क्रॉस v, सॉरी p इज इक्वल्स टू m इंटू v के बराबर होता है। तो pa will be equals to m into 5, pb will be equals to m into 10, and ratio of momenta pa upon pb will be equals to 5 into m upon 10 into m। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो इट विल बी 1/2। क्लियर है बच्चों बात? आसान है Yes, sir. क्वेश्चन? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा फिर। Mass of ball A is given as 2 kg. Mass of ball B is given as 4 kg. BA is given as 1 meter per second and VB is given as 2 meter per second. Calculate the ratio of momentum of A to B. क्या होगा बच्चों मोमेंटम का रेशियो? So 1:4. 1:4। ठीक है बेटा, 1:4। ठीक है बेटा। क्या आ जाएगा बच्चों आंसर? 1:4. 1:4। Very good. PA upon PB will be equals to MA VA upon MB VB। MA की वैल्यू है 2, VA की वैल्यू है 1, MB की वैल्यू है 4, VB की वैल्यू है 2 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1:4। चलिए तो ये कुछ इस तरीके के सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं मोमेंटम के। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों तो हमें दिया हुआ है P is equals to M into V। If M is constant, if M is constant, तो क्या हो जाएगा बच्चों? P is directly proportional to V हो जाएगा। Yes, sir. Yes. If M is constant, P directly proportional to V हो जाएगा। तो P directly proportional to V हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। यस और नो? Yes, sir. यस। P और V वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम भी लीनियरली इंक्रीज हो जाएगा। सेम केस हो जाएगा अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दें, मास को इंक्रीज करें, तो भी क्या ग्राफ की शेप यही होगी बच्चों? Yes, sir. यस। चलिए अगर हम बात करें इफ P इज कांस्टेंट, अगर मैंने मोमेंटम को कांस्टेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों? mv इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। मींस m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। यस और नो? और जब m और v एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए तो इनका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपरबोला। हाइपरबोला। वेरी गुड। तो इनके लिए जो ग्राफ हमें मिलने वाला है वो एक हाइपरबोला हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये m, ये v और कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? यस। Yes, sir. चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू, काफी है आज के लिए। यस। थैंक यू। Thank you, sir.